नमस्कार दोस्तों। जितैस चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जीतैस एकेडमी का जो एजुकेशनल चैनल है उस पर समय समय पर आप सभी को पता ही है कि समय समय पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड कराना या फिर कंसर्न क्लासेस वगैरह कंडक्ट कराना, तो ये सारा हमारा आप सभी को विदित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी जो परीक्षा है आपकी इंटर कॉलेज लेक्चरार की यानी पीजीटी की, तो कैलेंडर्स तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स के जो होने हैं उन सभी के इशू हो ही गए हैं। आपके लेक्चरार का भी कैलेंडर जो है वो उसके स्क्रीनिंग की डेट से रिलेटेड कैलेंडर इशू हो गया है। अब ये सिस्टम का विषय है, उसमें आगे पीछे करे या जो भी करे, लेकिन अभी जो डेट डिसाइड है, जो एक टेंटेटिव समय सीमा दे दी गई है कि भाई स्क्रीनिंग अप्रैल 2025 में होगा, उसको लेके ही हम लोग चल रहे हैं, उसी को मान के चल रहे हैं। और उसी को मान के चलना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना ये भविष्य की बात है और इसके आधार पर बहुत कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसकी जो क्लासेस हैं, आपकी लेक्चरार की जो क्लासेस हैं, इसमें आपकी जो पुराना सिलेबस है, पहले का सिलेबस जो ऑलरेडी अभी आपके आयोग की वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो उसी को लेके अभी चला जा रहा है। स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट स्क्रीनिंग का जो है उसकी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही शुरू हो चुकी हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट भी हमारे कंसिक्वेंटली अब शुरू हो रहे हैं। जैसे कल से यानी 1 तारीख से ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज जो सिलेबस मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूं, आज पीजीटी हिंदी का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये क्लास जो है हमारी 6 सितंबर से शुरू हो रही है। 6 सितंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आज 4 सितंबर से ये ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो गई है। आज इसकी पहली क्लास थी ऑफलाइन में, और ऑनलाइन क्लासेज में 6 सितंबर टीचर्स डे के एक दिन बाद ये हमारी क्लास जो है शुरू हो जाएगी। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, वो समय के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में जुड़ने पर होता क्या है कि लास्ट में जब कोई भी जुड़ता है तो उसे मैक्सिमम क्लासेस जो मिलती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में टोटली वन वे ट्रैफिक है, आप अपनी क्वेरी नहीं दे सकते मुझे। जबकि जो लाइव क्लास होती है इसमें इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास ज्वाइन किया था। एलटी में भी बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास ज्वाइन की थी। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, रिजल्ट अवेटेड है। तो उसमें मैं जो है बच्चों को प्रॉपर समय भी देता हूं और उसको मैं इस पैटर्न पे लेके आता हूं कि बच्चों को ऑफलाइन क्लास का ही फीलिंग आए। बीच बीच में पॉज ले करके उनकी क्वेरी लेना, उनके जो भी प्रश्न हैं, उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको संतुष्ट करना, उसे बताना, ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं। तो बाद में लेने के बाद जैसे कोई रिकॉर्डेड क्लास लेता है तो उसको थोड़ी सी समस्या आ जाती है, वो वन वे ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि जब रिकॉर्डेड देखेगा तो उसकी क्वेरी हम तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि समय रहते स्टार्टअप ले लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। और बाकी आप सब भी जानते हैं कि स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं होता, कोई ऐसी दवा नहीं होती। आजकल तमाम तरह के एजुकेशनल चैनल के नाम पे ऐसे चैनल्स जो हैं बच्चों को भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो 100% सिलेक्शन। इस तरह की जो भी बातें होती हैं ये कोरी बकवास होती हैं। फाइनली जो होता है, शिक्षक का काम होता है, मेंटोर का काम होता है कि बच्चे को गाइडलाइन देना, निर्दिष्ट उसे एक अच्छा निर्देशन देना और उसके अंदर पढ़ने की जो आग है वो जगा देना, लगा देना। बाकी जो शेष काम है, मुख्य काम है, वो बच्चा स्वयं ही स्वाध्याय से करता है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है और जो कुछ भी होता है वो निर्देशन, और निर्देशन से ज्यादा महत्व आपके मेहनत की होती है, वो उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो एक बार मैं फिर ये कहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में अपने पूरे मनोयोग के साथ जुट जाएं, लग जाएं। शुरुआत करने से पहले
अपनी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाएं। लास्ट एग्जाम में आपसे क्या गलती हुई उससे सीख लें और उन सभी चीजों को ओवरकम करते हुए नए एनर्जी से नई ऊर्जा के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी में जुटें, लगें। और सबसे खास चीज ये होती है बच्चों की कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में आपका पेशेंस और आपकी कंटिन्यूटी, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। और मतलब पेशेंस, कंटिन्यूटी, ये दोनों ही ऐसे आपके लिए साधन हैं जिनको अपनाकर ही आप सफलता की जो मंजिल होती है वहां तक पहुंच पाते हैं। अब जब मैं स्ट्रेटजी की बात करी दी है तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले पहला काम ये होता है कि सबसे पहले आप सिलेबस का डिटेल्ड स्टडी करें, उसे पूरा विधिवत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। कई बार मैंने देखा है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि बच्चे सिलेबस को अच्छी तरह से भली भांति समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ही कठिन भाषा में लिखा हुआ है। सिलेबस को समझने के लिए जो आपका डिफाइंड सिलेबस है उसको और आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों को एक बार इंटर रिलेट करके तो देखिए, आपको सारी चीजें स्वतः ही स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस जो है आपके नोटबुक के फ्रंट पेज में पेस्ट होना चाहिए, ताकि हर बार जब भी आप वो नोटबुक खोलें तो आपकी नज़र आपके सिलेबस पर जाए। और जब सिलेबस पर नज़र जाएगी तो आप न चाहते हुए भी मानसिक स्तर पर उसमें जो भी टॉपिक है उन टॉपिक के साथ भले ही थोड़ी देर के लिए जुड़ें, लेकिन उस टॉपिक के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है। दूसरा फायदा उसका ये है कि सिलेबस अगर आपके सामने है तो कहीं कोई टॉपिक जो है आपसे छूटता नहीं है या आप अपने टॉपिक के बाहर जाके अनावश्यक भटकते नहीं हैं। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ सिलेबस पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। इसका जो सिलेबस है पीजीटी का, एक बार उसके सारे डायमेंशन को हम देखेंगे कि जो टॉपिक डिफाइन है उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। अगर आप टॉपिक के डायमेंशन खोल लेते हैं तो संभावित प्रश्नों की जो रूपरेखा होती है आपके मानस पटल पे स्वतः ही बननी शुरू हो जाती है। तो आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं, हम लोग देखते हैं सिलेबस का पार्ट। आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहला टॉपिक जो है वो आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युगीन प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो है हिंदी साहित्य के पठन पाठन के लिए एक समझ सकते हैं कि वो एक तरह से मास्टर की है, जिससे आपके सभी टॉपिक के दरवाजे खुलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसके सिलेबस में जब इसको डिस्क्लोज किया गया है, जब इसको एक्सप्लोर किया गया है, तो इसमें पहली चीज जो दी गई है वो दी गई है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से तैयार होता है, साहित्य इतिहास लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और साहित्य इतिहास लेखन जहां से औपचारिक रूप से शुरू होता है उस औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में पूर्ववर्ती किन किन ग्रंथों की भूमिका अपरिहार्य बन गई है, किन किन ग्रंथों का सहारा लिया गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में वो सभी रचनाएं जिनका उपयोग इतिहासकार ने कच्चे माल के रूप में किया है, मटेरियल लिया है वहां से, उन सभी का परिचय लेना, किसके द्वारा रची गई हैं, उसका वर्ण विषय क्या है, उस रचना का तकनीकी पक्ष क्या है, शिल्प पक्ष क्या है, इन सब बिंदुओं की चर्चा जो होगी वो आपके इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत की जाएगी।
मतलब जहां से औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन शुरू हुआ है, हमें सिर्फ गारसा दत्त आसी से ही मतलब नहीं है, या मिस्र बंधु से ही मतलब नहीं है, या ग्रियर्सन साहब के इतिहास से ही मतलब नहीं है, बल्कि इन विद्वानों ने पूर्ववर्ती जिन ग्रंथों का सहारा लिया है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में, उन सभी के बारे में यहाँ पर जो तथ्यपरक जानकारी है, उन जानकारियों का विश्लेषण किया जाना इसके पृष्ठभूमि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा जो सब टॉपिक इसमें खुलता है आपका काल विभाजन, मतलब साहित्य इतिहास के कालखंडों के वर्गीकरण के लिए क्या आधार लिए गए हैं, कौन सा कालखंड कहां से कहां तक निर्धारित किया गया है, उस कालखंड की युगीन परिस्थितियां क्या रही हैं, उनके नामकरण आदि पर किस चीज का प्रभाव रहा है, या किस आलोक में उन कालखंडों के नामकरण किए गए हैं। ये सारी चीजें, युगीन परिस्थितियों से मतलब ये होता है कि जिस कालखंड में वो साहित्य लिखा गया है, उस कालखंड में हमारे वहाँ की, या जिस क्षेत्र में वो साहित्य लिखा गया है, वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, और उन परिस्थितियों के साथ उस साहित्य का सामंजस्य जो है वो कितना बैठ पाता है। इन्हीं सभी चीजों का विश्लेषण जो है इसके अंतर्गत आपका आता है। अब उसी चीज को क्या किया गया है कि तथ्यगत रूप में डिस्क्लोज कर दिया गया है, उसको एलाबोरेट कर दिया गया है कि सबसे पहले हमें आदिकाल पढ़ना है, या वीर गाथा काल कहें। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, कई अन्य विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं जिस पर चर्चा हम लोग क्लास के क्रम में करेंगे। कई सारे नामों से जाना जाता है आदिकाल, तो पहले आदिकाल पर चर्चा की जाएगी। आदिकाल पर चर्चा किए जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत इसकी शुरुआत ही जो होती है आपके सिद्ध साहित्य से होती है, सिद्धों के काव्य से होती है। सिद्ध काव्य आएगा, उसके बाद नाथ आते हैं, सिद्धों की परंपरा से ही नाथ का आविर्भाव होता है। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, ये तीनों ही लगातार जो साहित्य पढ़ेंगे आपके आदिकाल में, ये किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए साहित्य हैं। तो स्पष्ट है कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों के साथ इनका विशेष रूप से ताना बाना बुना जाएगा, और उसी के आलोक में इन साहित्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके बाद आपका जो आता है आदिकाल में, कुछ ऐसे कवि हैं जो किसी धर्म संप्रदाय या राज दरबारों से जोड़कर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, स्वतंत्र रूप में उन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे आदिकालीन मैथिल कवि विद्यापति, और दूसरा बड़ा नाम आता है अमीर खुसरो का। इनके बाद जो आपका आता है आदिकालीन साहित्य में, जिसका हिस्सा सबसे ज्यादा है, वो है रासो काव्यधारा या रासो साहित्य, या शुक्ल जी के शब्दों में कहा जाए तो देश भाषा काव्य। रासो साहित्य जो है, इसमें रासो परंपरा की तमाम रचनाएं आपको पढ़नी है, जिसमें आपको मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियों की रचनाएं मिलेंगी। कुछ रासो परंपरा की रचनाएं जो हैं वो वीर गाथात्मक हैं, कुछ रासो परंपरा की रचनाएं जो हैं वो भक्ति परक हैं, उपदेश परक हैं, और कुछ एक रासो परंपरा की रचनाएं हैं जो श्रृंगारी परंपरा में परिगणित की जाती हैं। तो इन सब के बारे में, इन सब की विषय वस्तु के बारे में, इन सब के रचनाकार के बारे में, फिर इसके तकनीकी पक्ष के बारे में, इसके शिल्प पक्ष के बारे में विशेष रूप से, और इसके साथ साथ इन रचनाओं को या इन ग्रंथों को लेकर के आलोचकों का मत क्या रहा है, किस ग्रंथ से संबंधित या किस रचनाकार से संबंधित जो हमारे प्रतिनिधि आलोचक हैं, चाहे वो शुक्ल जी हों, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हों, चाहे नंद दुलारे वाजपेयी हों, चाहे रामविलास शर्मा जी हों, बहुत सारे आलोचक हैं। इनके मतांतर क्या है, यानी इन लोगों ने इन ग्रंथों पर, इनके कथ्य पक्ष पर, या इनके शिल्प पक्ष पर, या इनके रचनाकारों के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों को भी पूछा जाता है। आलोचनात्मक टिप्पणियों के बारे में कि किस का कथन है, या किस रचना के संदर्भ में ये कथन है, या किस रचनाकार के बारे में ये कथन है।
तो ये सारी चीजें आपको आदिकालीन साहित्य में आता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य को पढ़ने से पहले हमें भक्ति आंदोलन के उद्भव यानी तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना होता है कि भाई भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण क्या रहे, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है भक्ति आंदोलन का उद्भव। उद्भव को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ विद्वान विदेशी प्रभाव में भक्ति आंदोलन को उद्भावित मानते हैं, तो कुछ विद्वान स्वदेशी प्रभाव में उद्भावित मानते हैं। विदेशी प्रभाव में उद्भावित मानने वाले विद्वानों के भी दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ता है, ईसाइयत के साथ जोड़ता है, तो दूसरा वर्ग इस्लाम के साथ जोड़ता है। इसी में एक वर्ग ऐसा भी निकल के आता है जो भक्ति आंदोलन के उद्भव को मार्क्सवाद के साथ जोड़ता है, और एक वर्ग ऐसा है जो इस आंदोलन को भारतीय परंपरा के साथ ही जोड़ करके इसका विश्लेषण करता है। तो इस पर तमाम मत वो जो है मतों में आप पाएंगे कि मत भिन्नता है, विद्वानों के बहुत सारे विरोधाभासी मत आए हैं इस पर, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो भक्ति साहित्य पढ़ने से पहले भक्ति आंदोलन के उद्भव की पृष्ठभूमि पे जाना होता है। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक मतों पर जाना पड़ता है। कौन सा दर्शन किसका है, किस दर्शन की क्या मान्यता है, और किस भक्ति साहित्य पर किस दर्शन का केंद्रीय प्रभाव है। इन सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम भक्ति साहित्य में जाते हैं, जहां हम भक्ति को पहले निर्गुण और सगुण परंपरा में बांटते हैं, फिर निर्गुण को आप ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बांटते हैं, और सगुण जो भक्ति है उसको कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य धारा में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे भक्त कवि आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, उनकी रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन आता है। तो इन सब चीजों से संबंधित जो होंगे प्रश्न आपके भक्ति काल में होते हैं। भक्ति काल आज भी निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, इस बात पर किसी भी आलोचक को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज भी भक्ति साहित्य का महत्व उतना ही है जितना कल था, और आने वाले समय में भी भक्ति साहित्य का महत्व वही बना रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में भक्ति साहित्य से अच्छे खासे प्रश्न होते हैं। कुछ तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, कुछ अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, और कुछ प्रश्न जो होते हैं आलोचकों की टीका टिप्पणियों से संबंधित होते हैं। इसके बाद आता है आपका हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल जो है ये कलात्मक दौर रहा है हिंदी साहित्य का। इस दौर में साहित्य जो है वो कला की दृष्टि से विशेष रूप से देखा जाता है। यही कारण है कि इस दौर को कोई कला काल कहता है तो कोई श्रृंगार काल कहता है। अब यहाँ पर जो है प्रायः कवि और रचनाकार ऐसे मिलेंगे जो एक निश्चित परिपाटी पर रचनाएं किया करते हैं, और उसी परिपाटी का नाम दिया गया है रीति। अब रीति परिपाटी की रचना करने वाले विद्वानों में भी रचनाकारों के भी तीन वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग जो है वो रीतिबद्ध साहित्य में आता है, रीतिबद्ध काव्य में आता है। एक वर्ग जो है वो रीतिसिद्ध, और एक वर्ग जो है वो रीति मुक्त में आ जाता है। तो तीन वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग जो काव्य शास्त्रीय रचनाएं करता है वो रीतिसिद्ध में आता है, रीतिबद्ध में आता है। एक वर्ग ऐसा है जो काव्य शास्त्र का ध्यान रखते हुए लेकिन काव्य शास्त्र नहीं लिखता है, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखता है, वो रीतिसिद्ध कहलाता है। और एक तीसरा वर्ग भी है जो कि दरबारी होने के बावजूद भी इस रीतिवाद का पालन नहीं करता, वो रीति मुक्त परंपरा में आता है। तो तीनों परंपराओं के जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं, जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, उन रचनाओं का उनके मूल्यांकन संबंधी प्रश्न यानी उनसे आलोचनात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, रचनाकार और रचना से संबंधित प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू होता है, पद्य के समानांतर गद्य विधा भी खड़ी हो जाती है, और धीरे धीरे गद्य विधा का जो ग्राफ है वो बढ़ते बढ़ते पद्य विधा को ढक देता है। आरंभिक दौर में तो पद्य विधा अपनी
वही पहचान बनाए हुए है। लेकिन जैसे जैसे हम यथार्थवाद में आते हैं, वहां से आप देखेंगे कि वहां से उपन्यास और कहानी विधा जो है वो हावी हो जाती है। इसके साथ साथ एक नाट्य विधा भी जो है, नाट्य विधा को लेकर के, नाट्य विधा जो है संस्कृत साहित्य में पद्य के अंतर्गत रखी जाती है, और हिंदी साहित्य में जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे आप आधुनिक दौर में आते हैं, पद्य के समानांतर, यानी जहां पर पहले खाली खंडकाव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य की परंपरा चली जा रही थी, उस परंपरा के जगह पर अब ये चीजें गौण होनी शुरू हो जाती हैं, और गद्य विधाएं जो हैं वो उनका विकास होना शुरू हो जाता है। नाट्य लेखन में भी क्रांति आती है, गद्य की विधाओं के लेखन में भी क्रांति आती है। और छायावाद तक आते आते आप देखेंगे कि छायावाद के समानांतर ही प्रेमचंद जैसा महान कहानीकार आता है गद्य के क्षेत्र में, और गद्य की यानी कहानी और उपन्यास विधा की समानांतर एक अलग पहचान बनती है। बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ तक आते आते पद्य विधा जो है वो गौण होने लगती है और गद्य विधा जो है वो प्रधान हो जाती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आधुनिक काल जो है, इसमें हम इसका अध्ययन जो शुरू किया जाता है वो भारतेंदु युग से शुरू किया जाता है, लेकिन इसको इंटरलिंक करना होता है। इसे रीतिकाल में छोड़ा और भारतेंदु युग में आए, तो इसके बीच में गद्य विधा के प्रवर्तन को लेकर ही इसको इंटरलिंक किया जाता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की बड़ी भूमिका है हिंदी गद्य के उत्थान में। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विद्वान या उसके बाहर के भी इक्के दुक्के जो भाषा विद्वान हैं, उनको पढ़ा जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही साथ खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो भूमिका है उसको रेखांकित किया जाता है। वहां से भी अक्सर आपने देखा होगा प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। भारतेंदु युग में जब हम आते हैं तो पद्य के समानांतर गद्य विधाओं का भी अध्ययन शुरू हो जाता है। भारतेंदु युग में गद्य विधा, यूं कह सकते हैं कि गद्य विधा का शैशव काल है, लेकिन नाट्य विधा जो है भारतेंदु युग में एक परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। तो वहां से आपके नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, ये सारी चीजें समानांतर रूप से चलने लगती हैं। यही चीज हम द्विवेदी युग में भी देखते हैं। छायावाद युग में जब हम आते हैं तो वहां छायावाद युग जैसे काव्य के आधार पर वर्गीकरण है छायावाद, तो छायावाद में आते हैं तो वहां पर काव्य का भी समानांतर महत्व है, और उतना ही महत्व एक तरफ गद्य विधा का भी हो जाता है, क्योंकि गद्य भी वहां पर प्रेमचंद जैसे परिपक्व रचनाकार गद्य विधा में पदार्पण कर चुके हैं। पदार्पण क्या कह सकते हैं कि अपने लेखन के क्रम में वो परिपक्व हो चुके हैं। तो वहां से कई सारी विधाएं जो हैं आपको पढ़नी होती हैं। तो आधुनिक काल में जो शुरुआत करते हैं, पहला दौर जो आता है हमारा भारतेंदु युग का, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद आता है आपका छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद शुरू होता है। दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है, वहां से प्रयोगवादी कविताएं जो हैं वो नई कविता में पर्यवसित हो जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान दूसरे सप्तक के प्रकाशन से नई कविता को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ विद्वान 54 से जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन वर्ष के साथ इसका आरंभ स्वीकार करते हैं। नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता, 60 के बाद की कविताएं अकविता कहिए या साठोत्तरी कविता कहिए। समानांतर रूप से और भी कई आंदोलन हिंदी कविता में आते हैं, जैसे जनवादी कविता आती है, नवगीत आंदोलन आता है। तो ये सारे आंदोलन जो हैं पढ़ने हैं। इन आंदोलनों के समानांतर जब आप गद्य विधा में जाते हैं तो गद्य विधा में आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, कई ऐसी विधाएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। आलोचनात्मक प्रश्न भी होते हैं और तथ्यात्मक प्रश्न भी उनसे होते हैं। तो इस तरह से आपके साहित्य का जो है सिलेबस है। तो यहाँ पर अगर आप इसके सिलेबस पे नज़र डालें तो साहित्य में कोई भी चीज छूटा नहीं है आपका।
एक एक चीज को इसमें डाल दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है आपका, आपके एग्जाम के 3 सेक्शन होंगे इसमें। एक तो आपका हिंदी साहित्य हो जाएगा, दूसरा सेक्शन आपका काव्य शास्त्र का हो जाएगा, वहां से भी प्रश्न आने हैं। अब काव्य शास्त्र जो है वो भी 2 पार्ट में बंट जाता है, भारतीय और पाश्चात्य। अब भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत के आचार्यों और उसके साथ साथ चूंकि उसका संबंध हिंदी कविता के रीतिकाल से भी जुड़ता है, तो रीतिकालीन आचार्यों के भी मत काव्यांगों के प्रति वहां से भी प्रश्न होता है। जो भी काव्यांग विवेचन से संबंधित काव्य शास्त्र में, वहां पर हमें काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, रस छंद अलंकार है, काव्य के जो 6 अंग होते हैं जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, वहां से प्रश्न होते हैं, शब्द शक्तियों से प्रश्न होते हैं। इस प्रकार पूरा भारतीय काव्य शास्त्र। और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो आप सिलेबस देखेंगे, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत भी है, कैथार्सिस, लॉन्जाइनस है, लॉन्जाइनस का औदात्यवाद जो है वो भी है, उसके साथ साथ क्रोचे, बेनेदित्ते क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसके बारे में है। उसके बाद आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत है। तो यहाँ जो डिफाइंड टॉपिक हैं आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, क्रोचे हैं, आइए रिचर्ड्स हैं, लॉन्जाइनस हैं, ये सारे आपके पाश्चात्य विद्वान हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। अब काव्य शास्त्र का ही जो आधुनिक स्वरूप है वो बन जाता है आपका आलोचना या समालोचना या समीक्षा। आलोचना के अंतर्गत भी आपको हिंदी आलोचकों में पहली चीज तो यह है कि आलोचना का इतिहास देखना होगा जो सिलेबस में है। आलोचना का विकास कैसे हो रहा है, किस दौर से आलोचना की शुरुआत होती है। आलोचना का वर्गीकरण, वर्गीकरण शुक्ल जी को केंद्र में रख के किया जाता है। फिर अब आलोचना के वर्गीकरण को देखेंगे तो शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना, 3 पार्ट में आपकी आलोचना बंट जाती है। शुक्ल पूर्व आलोचना की हम बात करें तो शुक्ल पूर्व आलोचना में भारतेंदु युगीन आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना आती है, जहां से शुक्ल जी का पदार्पण होता है आलोचना में। वहां से आलोचना जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, उसमें सौष्ठव आ जाता है। तो शुक्ल युगीन आलोचकों में शुक्ल जी हो गए, बाबू श्याम सुंदर दास हो गए, बाबू गुलाब राय हो गए, और भी कुछ नाम हैं जो शुक्ल युगीन आलोचकों में गिने जाते हैं, जिसमें से जो सिलेबस में होंगे हमारे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद शुक्लोत्तर आलोचना की जब शुरुआत होती है तो शुक्लोत्तर आलोचना में सबसे पहले समावेश होता है स्वच्छंदतावादी आलोचना का, जिसके प्रतिनिधि आलोचक आपके नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और भी कई आलोचकों के नाम इसमें आएंगे स्वच्छंदतावादी आलोचना में, जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी का नाम भी आता है, नगेंद्र का नाम भी लिया जाता है, इसमें कई आलोचक इसमें भी आएंगे। इसके बाद आपकी प्रगतिवादी आलोचना आती है, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना, जिसके आरंभकर्ता शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं और सबसे बड़े आलोचक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। तो मार्क्सवादी जो आलोचना है उसमें आपको रामविलास शर्मा जी को पढ़ना है आपको, उसके साथ साथ शिवदान सिंह चौहान हो गए, मुक्तिबोध हो गए। इसके अतिरिक्त आधुनिक आलोचकों में नामवर सिंह को भी प्रगतिवादी आलोचक के रूप में ही परिगणित किया जाता है, तो उनका नाम भी है आपके सिलेबस में, उनकी आलोचना पद्धति और उनके आलोचना कर्म का अध्ययन किया जाना ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद जो खंड है आपका सिलेबस में वो है व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में सबसे पहला टॉपिक जो है वो शब्द विचार के रूप में है। शब्द विचार जो होता है इसे 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत एक सेक्शन आपका शब्द रचना का हो जाता है और एक सेक्शन जो हो जाता है आपके शब्द भेद का हो जाता है। शब्द रचना वाले टॉपिक में आपके जो आते हैं उसमें आपके संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, 4 टॉपिक शब्द रचना में आते हैं। शब्द भेद जो हम पढ़ते हैं वो कई आधारों पर पढ़ते हैं। हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ते हैं, जिसमें
सार्थक और निरर्थक शब्दों को विभाजित करते हुए, और जैसे उसके अंतर्गत बहुत सारे जैसे विलोम, पर्याय, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समूहवाची, ऐसे बहुत सारे उसमें टॉपिक होते हैं। इसके बाद जब आप इतिहास के आधार पर पढ़ते हैं या स्रोत के आधार पर पढ़ते हैं तो फिर वहां पे आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़ने होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जब आप पढ़ते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द पढ़ने होते हैं। और जब आप विकार या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर आते हैं तो विकारी, अविकारी के रूप में आपकी पूरी व्याकरणिक संरचना जो है वो आपके साथ जुड़ जाती है। और विकारी अविकारी मिलाकर के आपको 8 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें आपको उसके अंतर्गत पढ़नी होती है। फिर एक सेक्शन आता है वाक्य, जिसको आप रचना और अर्थ दोनों आधार पर पढ़ते हैं। इसके बाद एक सेक्शन इसमें आपका और है, जो आपके कह सकते हैं कि शब्दकोश का ही हिस्सा है, भाषा का ही हिस्सा है। भाषा पर जितना अच्छा आपका अधिकार है, लोकोक्ति मुहावरों के प्रयोग या उनके अर्थ से आप उतने ही अधिक परिचित होंगे। तो लोकोक्ति मुहावरे से एक आध प्रश्न अक्सर किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके व्याकरण खंड में है। और उस व्याकरण खंड में इस बार सिलेबस में जो ये सिलेबस है, इसमें एक नई चीज जो जोड़ी गई है वो है रचना खंड की बोध शक्ति, अवबोध क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसको पढ़ने समझने के साथ साथ उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करने होंगे। उसका शीर्षक भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ एमसीक्यू है तो शीर्षक पूछा जा सकता है और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपसे किए जा सकते हैं। अब जो अपठित गद्यांश है, ये गद्य का भी मतलब ये गद्यांश भी हो सकता है और काव्यांश भी हो सकता है। स्पष्ट है कि गद्यांश होगा तो उससे थोड़े से सरल क्वेश्चन बनेंगे, और यदि वो चीज काव्यांश है तो उसमें रस, छंद, अलंकार, योजना से संबंधित भी, शब्द शक्तियों से संबंधित भी, मतलब ये है कि वहां से काव्य शास्त्रीय प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए, वो गद्यांश भी हो सकता है, वो काव्यांश भी हो सकता है। इसके बाद इसमें आपका संस्कृत वाला पार्ट है। संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण के अंतर्गत संधि समास है, जो हिंदी संधि समास के साथ ही लगभग हो जाता है। एक दो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो उसके साथ करा दी जाती हैं। और शब्द रूप, धातु रूप बच्चों को अपना याद करना होता है। तो ये मैं पहले ही बच्चों से बता देता हूं कि ये शब्द रूप और धातु रूप में नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना होगा, रटना होगा। इसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव विकास। हिंदी भाषा के उद्भव विकास से मतलब कि हिंदी भाषा के इतिहास को हमें देखना होगा। ये शुरुआत होता है संस्कृत से, मतलब प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। तो आर्य भाषा के साथ इसको कोरिलेट करते हुए आपको शुरुआत संस्कृत से करनी होगी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आ जाते हैं हम लोग, जहां पर ये 4 फेजेज में, 4 अवस्थाओं में बट जाता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अपभ्रंश से ही हिंदी की सभी उपभाषाओं और उपबोलियों का विकास स्वीकार किया जाता है। फिर अपभ्रंश के वर्गीकरण के साथ साथ किस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली, उस हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, और उन बोलियों का बोली क्षेत्र, संबंधित बोली क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं। और जब भाषा की बात होती है तो स्वाभाविक बन जाता है साथियों कि लिपि की भी बात हो, क्योंकि बिना लिपि के भाषा अस्तित्व में नहीं रह सकती, और अगर भाषा ही ना हो तो लिपि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाषा और लिपि ये दोनों एक दूसरे से, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से स्ट्रिक्टली मजबूती के साथ ये जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इनके बारे में अध्ययन और थोड़ा बहुत परिचय जो है, मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है,
राजभाषा से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में जानना होता है। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है राजभाषा से संबंधित, तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में आएंगी। और उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय, जो कि आपके LT वाले पेपर में भी था, यहाँ भी है। उत्तराखंड का जो साहित्य है, वहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति और साहित्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर अदर क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न कुछ अवश्य रहेंगे। रचना, रचनाकार, भाषा, बोली, यहाँ की संस्कृति, जैसे यहाँ के जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति मुहावरे यहाँ की संस्कृति का, कहीं के भी लोकोक्तियां किसी भी क्षेत्र की या मुहावरे वहां की संस्कृति का हिस्सा होते हैं। तो संस्कृति से मतलब ये मत समझिएगा कि पूछा जाएगा कि परिधान क्या है या यहाँ के आभूषण क्या हैं। लोकोक्ति मुहावरे भी संस्कृति का ही हिस्सा होते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ के जो लोकोक्ति मुहावरे, आंडकाथ कुछ कहा जाता है ऐसा, या कुछ ऐसे शब्द कुमाऊनी के, गढ़वाली के, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब ये चीजें जैसे कुछ खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, यहाँ के जो फल फ्रूट होते हैं, यहाँ के जो पकवान होते हैं, यहाँ के जो व्यंजन होते हैं, उनका नाम पूछ देगा हिंदी में दे करके कुमाऊनी में क्या है या गढ़वाली में क्या है, या गढ़वाली कुमाऊनी नाम देकर पूछ देगा कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। तो ये सारी चीजें संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपके सिलेबस का परिचय। सिलेबस देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छोड़ी गई हो। हर चीज को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, आप लोगों से बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं साहित्य की, वो 6 सितंबर टीचर्स डे के अगले दिन से शुरू हो रही हैं। बाकी आप सभी लोग जो हैं एग्जाम इसकी तैयारी के लिए अपना कमर कस लें, एकाग्र हो जाएं और एकाग्र हो करके अपने अध्ययन में जुट जाएं। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।